कक्षा 8 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग का जो चैप्टर है ना, घन और घनमूल, अध्याय 6 है और चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक घनाकार आकृति बना देते हैं। जो भी घन आकृति रहता है वो ठोस आकृति होता है ना। यहाँ पर इस प्रकार से हमने एक घन बना दिया। इस प्रकार से हमने एक घन बना दिया और मान लेते हैं हम इसकी यहाँ पे जो भी घन रहता है उसका यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब बराबर रहता है ना। मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है ना, या फिर 6 मीटर, या फिर कोई भी लंबाई मानेंगे, सब इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर रह जाएगा, हो जाएगा है ना। यहाँ पे प्रत्येक भुजा, आपको जितनी इसमें भुजाएं दिख रही हैं सब भुजाएं आपस में बराबर रहेगा। चलिए हम 6 मीटर ही ले लेते हैं ना। अब इसका आपको आयतन ज्ञात करना है, किसने कुल कितना क्षेत्र घेरा हुआ है ना, इसका क्षेत्रफल क्या है, या इसको आयतन इस प्रकार से बोलेंगे, घन का लिख देते हैं यहाँ पे, घन का आयतन। यहाँ पर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर रहता है, तो इसको आप क्या कर देना है, जो भी आपको संख्या दिया रहे है ना, जो भी एक भुजा की लंबाई दिया रहेगा उसको आपको क्यूब करना रहता है ना। क्यूब मतलब यहाँ पे घन ही करना रहता है ना, उसका 3 बार गुणा रहता है ना। और यदि यहीं घनाभ रहता तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का तीनों का आप अलग अलग गुणा कर देते हैं ना, यदि घनाभ रहता तब। और घन रहता है तो यहाँ पे कोई भी संख्या देगा, मतलब एक भुजा की लंबाई जो भी दे देगा उसका आप घन कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर 6 पर आपको कुल 3 घात कर देना है ना। 6 का 3 घात मतलब 6 का 3 बार इस प्रकार से गुणा। जब आप 6 का 3 बार गुणा कर देंगे, जब 6 में 6 का गुणा कर देंगे तो आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। और जब फिर 36 में आप 6 का गुणा कर देंगे तो आपको 216 मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पे ये जो घन दे दिया गया था इसका आयतन आपने ज्ञात कर दिया 216। यहाँ पे मीटर था मात्रक, तो मीटर क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर घन का आपने आयतन ज्ञात कर दिया। तो यहाँ पर आपको कोई भी, यहाँ पर घन में आपको क्या कर देना है, कोई भी आपको संख्या दे देगा, आप संख्या का आपको सिंपल घन करना रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो दी गई संख्या रहेगी उसका आपको उसके 3 गुणनखंडों का आपको गुणा करना रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर 6 का घन आपने ज्ञात किया। अब देखिए इस प्रकार से हम बताते हैं आपको, 6 है, अब 6 का घन, यहाँ पे संख्या 6 का घन मतलब 6 का यहाँ पे 3, 6 पर 3 घात मतलब 6 के 3 गुणनखंडों का आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 6 गुणते 6 गुणते 6 बराबर हमने यहाँ पर आपको बताया 216। इसी प्रकार से संख्या 2 का घन लिख देते हैं, 2 का घन, तो यहाँ पे 2 पर भी कुल 3 घात। यहाँ पे जिस भी संख्या का आपको घन करना है उसके 3 गुणनखंडों का आप आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे संख्या 2 का घन ज्ञात करना है, 2 पर 3 घात हो गया, संख्या 2 के 3 गुणनखंडों का गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 का घन 8 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर यह होता है घन, जैसे हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया 2। चलिए यहाँ पर संख्या 2 है ना, अब इसका हमने लिख दिया इस प्रकार से, यहाँ पर 2 का घन आपको करने पर 8 प्राप्त हो गया, ठीक है। 2 का जब आपने घन कर दिया, 2 का घन मतलब संख्या 2 का आपने 3 बार गुणा किया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, जो भी संख्या दे देगा उसके 3 गुणनखंडों का आपने गुणा करके यहाँ पर आपने उसका घन ज्ञात किया, ठीक है। यही है, आपको ज्ञात होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 आपने किया। और देखिए यहाँ पर इस संख्या के यहाँ पर एक घन आपको प्राप्त हुआ। तो साथ साथ यदि मान लेते हैं कोई भी संख्या देगा, घन को भी हमने समझ लिया कि जो भी आपको संख्या देगा उस संख्या के 3 गुणनखंडों का आप गुणा कर देंगे, तो सिंपल जो भी संख्या रहेगा उसका आप घन प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको घन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, घनमूल किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, घनमूल प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं यह संख्या दे है, ठीक है। अब इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है, तो आप इसका क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड, या फिर हम ये भी कह देते हैं कि आप इसके 3 बराबर गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आपको संख्या देगा यदि उसका आपको घनमूल ज्ञात करना है तो उसके 3 बराबर आप गुणनखंड कर लेंगे। तीनों गुणनखंडों में से एक गुणनखंड आप उभयनिष्ठ ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 8 है तो इसके 3 बराबर गुणनखंड हम लोग करेंगे तो यही मिलेगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 ही मिलेगा। तो इसमें से एक गुणनखंड आप ले लेंगे, है ना। यहाँ पे 8 का यहाँ पर हमने लिख देते हैं, यहाँ पे घनमूल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 का घन करेंगे, 2 का घन कर देंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। वहीं 8 का घनमूल आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। देखिए घन करने का मतलब ये हो गया, हमने घन का बताया कि कोई भी संख्या रहेगा उसके 3 गुणनखंडों का आप गुणा कर देंगे, तो जो भी संख्या रहेगा उसका आप घन प्राप्त कर लेंगे। और वहीं जो भी आपको संख्या रहे यदि उसका आप घनमूल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको 3 बराबर गुणनखंडों में बांट दीजिए और उसमें से एक गुणनखंड ले लीजिए। घनमूल ज्ञात करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये किस संख्या का घन करने पर ये संख्या प्राप्त हुई थी, है ना। जिस संख्या का घन करने पर ये संख्या प्राप्त होगी, है ना। यहाँ पर फिलहाल में हमने 8 लिखा हुआ है, संख्याएं और भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर किसी भी संख्या का आपको घनमूल ज्ञात करना रहेगा तो आप यह पहले ज्ञात कर लेंगे, मतलब इस प्रकार से आप उसको ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर ये किस संख्या का घन करने पर यह संख्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 8 किस संख्या घन करने पर प्राप्त हुआ था, वही संख्या इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह 2 का घन करने पर यह संख्या प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे 8 का घनमूल आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। एक और हम उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं संख्या 4 है, आपने इसका घन किया, ठीक है। 4 का आपने घन कर दिया,
4 का घन का मतलब यहाँ पर हम लोग घन लिख देते हैं। घन का मतलब इस जो भी संख्या आपको दे देगा उसके 3 गुणनखंडों का आप गुणा कर दीजिए। तो 4 गुणते 4 गुणते 4 हो जाएगा, है ना। इसके 3 गुणनखंडों का आपने गुणा कर दिया। जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर वर्ग करना था, तो जो भी संख्या रहता था उसका उसी में गुणा करना था, है ना। 2 गुणनखंडों को गुणा करना था। यहाँ पर आपको 3 गुणनखंडों को गुणा करना है। जब 2 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे तो उसे वर्ग बोलते हैं, और जब 3 गुणनखंडों का जो भी संख्या दिया गया रहेगा उसके 3 गुणनखंडों का यदि आप गुणा कर देंगे तो उसको घन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो संख्या 4 था, इस संख्या का आपको घन ज्ञात करना है, तो इसके आप 3 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे। 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो इस प्रकार से 4 का घन आपको 64 प्राप्त हुआ। अब यदि आपको 64 का घनमूल ज्ञात करना है तो यही संख्या 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। यह किस प्रकार से प्राप्त होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे घन मूल। तो यहाँ पर जो भी संख्या आपको लिखा रहेगा उसके आप क्या कर देंगे, 3 गुणनखंड बराबर ले लेंगे, है ना। 3 बराबर गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा 4 गुणते 4 गुणते 4। इस प्रकार से हमने 3 बराबर गुणनखंड ले लिए, और उसमें से एक गुणनखंड जो ले लेंगे, तो एक गुणनखंड यदि आप लेंगे तो वह गुणनखंड आपको बता देगा ना कि वह किस संख्या का घन करने पर यह संख्या आपको प्राप्त हुआ था, है ना। एक गुणनखंड ले लेंगे तो वहीं आपको 4 ही मिलेगा, जो कि आपको यह बताएगा कि यहाँ पर ये जिस संख्या का आप घनमूल ज्ञात करें, यह किस संख्या का घन करने पर यह संख्या प्राप्त हुआ था, तो संख्या 4 था। इस प्रकार से जो भी संख्या रहेगा उसके जो भी संख्या रहेगा उसके 3 गुणनखंडों को गुणा करके आप घन प्राप्त कर लेंगे। और जो भी यदि कोई संख्या आपको दे देगा, यदि उसका आपको घनमूल ज्ञात करना है तो उसके 3 गुणनखंड आप करेंगे बराबर, और उसमें से एक गुणनखंड ले लेंगे, वही हो जाएगा जो दी गई संख्या रहेगा उसका घनमूल इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और देखिए घनमूल के लिए क्या इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, जैसे हमने घन के लिए बताया ना कि यहाँ पर 6 का घन है तो 6 पर 3 घात कर देना है, और यहाँ पे 6 के 3 गुणनखंडों को आपको ले लेना है। तो इस प्रकार से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको घन प्राप्त हो गया। अब यही घनमूल के लिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे 64 का घनमूल, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। करणी को हम लोगों ने वर्गमूल जब हम लोग ज्ञात कर रहे थे तो इस प्रकार से करणी बना रहे थे, तो यहाँ पर आप करणी बनाएंगे। लेकिन जब आपको घनमूल ज्ञात करना रहेगा, है ना, यहाँ पे वर्गमूल के लिए सिंपल इस प्रकार से करणी रहता है, लेकिन जब आप घनमूल ज्ञात करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे 3 लिखना रहता है ना। यहाँ पर 3 लिखना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए 64, ठीक है। अब आप जब 64 की गुणनखंड कर देंगे ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से। तो आपको 4 गुणते 4 गुणते 4 इस प्रकार 4 गुणते इस प्रकार से गुणते 4, इस प्रकार से 4 के आपको 3 गुणनखंड मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 गुणनखंड मिलेंगे, तो इसमें से एक गुणनखंड को आपको बाहर ले लेना है, तो यहाँ पर आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। 64 का घनमूल आपको क्या प्राप्त हुआ, सिंपल 4 प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते थे तो उसमें जो भी 2 गुणनखंड रहता था तो उसमें से एक हम लोग गुणनखंड उभयनिष्ठ ले लेते थे। इसमें आपको कोई भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना रहेगा तो उसके 3 गुणनखंडों को लिखेंगे, उसमें से एक गुणनखंड को आप उभयनिष्ठ कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 64 का घनमूल आपको 4 प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसका यह मतलब हो गया कि 4 का यदि आप 3 बार गुणा कर देंगे तो यह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, हम लोगों ने घन और घनमूल के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखिए, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया हुआ है, आप इसको याद भी कर लेंगे। देखिए संख्या 1 है, संख्या 1 का जब आप घन कर देंगे, घन मतलब उसी संख्या का 3 बार गुणा, तो संख्या 1 रहेगा तो उसका चाहे आप जितना बार भी गुणा कर देंगे तो यही संख्या आपको प्राप्त होगा। जब 2 के 3 गुणनखंडों को गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे संख्या 3 है, 3 के 3 गुणनखंडों का जब आप गुणा कर देंगे, 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 आपको मिलेगा। अब 4 है, 4 संख्या 4 का घन क्या मिलेगा आपको 64। यहाँ पे संख्या 4 के 3 गुणनखंडों का आपको गुणा करना पड़ेगा। जो भी संख्या घन ज्ञात करना है उसके 3 गुणनखंडों को गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 5 का घन ज्ञात कर देना है तो संख्या 5 के 3 गुणनखंडों को गुणा कर दीजिए। 5 25 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर 6 का यहाँ पे 216, 7 का यहाँ पे 343, 8 का यहाँ पे 512, 9 का यहाँ पे 729 हो जाएगा, और 10 का 1000, 11 का 1331, यहाँ पे 12 का 1728। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 से 20 तक की संख्याओं का हमने घन को नोट कर दिया, ठीक है। आप इनको सिंपल याद भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे दिया गया है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता देना कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपल जो संख्या दे देगा इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो भी गुणनखंड हमें प्राप्त हो, ठीक है, वो यहाँ पे 3 गुणनखंड हमें प्राप्त होनी चाहिए, है ना। हमें पता है कि कोई भी संख्या का जब भी पूर्ण घन रहता है, पूर्ण घन देखिए यही संख्याएं होती हैं, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये संख्याएं जो लिखी गई ये सब क्या है, पूर्ण घन संख्याएं। यहाँ पर ये जो संख्या है, किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर यह संख्या आपको प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ पर भी जो संख्या है जो 8 है, यह क्या है, यह भी किसी संख्या का 3 बार गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर ये जितनी संख्या लिखी गई ये सभी पूर्ण घन संख्या है ना। संख्या 2 को 3 बार गुणा करके ये संख्या प्राप्त किया गया है ना। यहाँ पर जो 27 है यह भी संख्या 3 को 3 बार गुणा करके ये संख्या प्राप्त किया गया है।
और यहाँ पर ये जो संख्या यहाँ पे 64 है, ये अभी संख्या 4 को 3 बार गुणा करके ये संख्या प्राप्त किया गया है ना। तो ये सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं ना। तो यहाँ पे जो भी पूर्ण घन संख्याएं रहेंगी उनके हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो जितने भी आपको गुणनखंड मिलेंगे वो 3-3 जोड़े मिलेंगे, मतलब 3-3 गुणनखंड आपको प्राप्त होगा, है ना। बाकी हम चलिए आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे पहले में आपको दे दिया गया 216। चलो तो यहाँ पर हम लोग इसको 216 को नोट कर देते हैं और इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं ना। यहाँ पे 216 है, ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 एकम 2। अब यहाँ पे दोनों अंकों में भाग ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा के 2 8 16। अब इस संख्या 2 से विभाजित है, 2 5 10, 2 चौका 8, संख्या 2 से विभाजित है। 2 दूना 4, यहाँ पर 5 में 4 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और यहाँ पे 4, 14 हो गया, है ना। तो 2 7 14। अब ये संख्या 2 से नहीं विभाजित है, 3 से, 3 9 27। अब इस संख्या 3 से विभाजित है, 3 3 9। अब यहाँ पे 3 एकम 3। तो यहाँ पे इसके हमने जब अभाज्य गुणनखंड किए ना, तो देखिए आपको इतने मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर 2 है अभाज्य संख्या, इसके कुल देखिए 3 गुणनखंड आपको उपलब्ध है ना। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, है ना। देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 गुणनखंड मिल रहा है, साथ साथ संख्या 3 के भी 3 गुणनखंड है। यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3। तो यहाँ पे 3-3 गुणनखंड मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्या है, यहाँ पर ये जो संख्या है 216 एक पूर्ण घन संख्या है ना। तो हम लोग को नहीं वाले बताना है, फिलहाल में देखिए ये पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ से आप 2 ले लीजिए, यहाँ से आप 3 ले सकते हैं ना। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के 3-3 गुणनखंड उपलब्ध हैं यहाँ पर, इसलिए संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर हम आपको लिख कर भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर 3-3 गुणनखंड आपको मिले हैं ना, तो यहाँ पे 1 2 और एक यहाँ पे 3 को आप साथ में ले लीजिए, है ना, क्योंकि आपको किसी संख्या घन करके इसको दिखाना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 216 और यहाँ पर 1 2 और यहाँ 1 3 को आप साथ में ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 इन दोनों गुणा कर देंगे, 3 दूना 6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 और 3 का गुणा कर देंगे, 6 आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 2 और 3 का गुणा कर देंगे, आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 216 बराबर यहाँ पर 6 पर 6 के कुल कितने गुणनखंड है 3। तो यहाँ पर आप 6 पर 3 घात लिख सकते हैं ना। जो यहाँ पर ये संख्या लिखा गया है 216, ये एक पूर्ण घन संख्या है। ये किसी संख्या घन करने पर यह संख्या आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 216 अतः करके, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। यहाँ पर जो एक संख्या आपको प्राप्त हुआ, जो यहाँ पर संख्या आपको दे दिया गया 216 एक पूर्ण घन संख्या, तो आपको सिंपल इसको बताना है, उनको बताना है कि जो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पहला तो पूर्ण घन संख्या बना। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सेकंड को हल कर देखते हैं। यहाँ पर 128 दे देगा, यहाँ पे 128 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 128 ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 6 का 12, 2 चौका 8। अभी संख्या 2 से विभाजित है, 2 3 6 और 2 दूना 4। अभी संख्या 2 से विभाजित है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 आपको प्राप्त हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 2 के कुल कितने गुणनखंड आपको मिल रहे हैं ना। यदि इनकी संख्या 3-3 के आपको मतलब 3-3 को आप साथ में लेंगे ना, तो सभी गुणनखंड आपको मिले, 3-3 गुणनखंड को साथ में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कुल कितने गुणनखंड मिले, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपको 7 गुणनखंड मिले हैं ना। यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 2 इस प्रकार से, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 3 6 और यहाँ पर 1 7। तो यहाँ पर यदि कुल यहाँ पे 6 गुणनखंड रहते हैं तो यहाँ पर यह पूर्ण घन संख्या ये बन जाता है ना। लेकिन यहाँ पर 7 गुणनखंड है, इसलिए यहाँ पर एक पूर्ण घन संख्या यहाँ पर ये नहीं है ना। यहाँ पर कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या होने के लिए यहाँ पर जितने भी उसमें गुणनखंड हो, है ना, जो भी अभाज्य संख्या रहे वो 3-3 गुणनखंड होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 3-3 गुणनखंड था, तो यहाँ पे एक पूर्ण घन संख्या यह बन गया। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर एक अधिक है गुणनखंड, है ना। यदि यह नहीं रहता तो यह पूर्ण घन संख्या बन जाता है। यहाँ पर कुल 7 गुणनखंड था, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः यहाँ पे किसी संख्या का घन करके हम लोग इस संख्या को नहीं लिख सकते हैं ना, ये एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः लिख देते हैं 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है, यह नहीं है। चलिए अब थर्ड वाले हम लोग जो थर्ड वाली संख्या दे देगा उसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर आपको दे देगा 1000 दे देगा, तो 1000 तो हो जाएगा। यहाँ पे 1000 दे देगा, इसको हम लोग या फिर चाहें तो अभाज्य गुणनखंड आप कर भी सकते हैं। चलिए हम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे 10 गुणते 10 गुणते 10 आपको मिल जाएगा। 10 का घन करने पर इस संख्या आपको मिलता है। बाकी यहाँ पर हम गुणनखंड करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 1000 है, ये संख्या 2 से विभाजित है, यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये 500 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यह 250 हो जाएगा,
फिर संख्या 2 से विभाजित है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। अब ये संख्या 5 से विभाजित है, यहाँ पे 5 दूना 10, 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 2 और 5 25, 5 5 25, 5 5 25 और 5 एकम 5। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हमने कर दिया। अब सभी गुणनखंडों को हम लोग साथ में लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे ना 2 के भी 3 गुणनखंड उपलब्ध हैं, 5 के भी 3 गुणनखंड उपलब्ध हैं। लिख देते हैं 2 गुणते 2 और यहाँ पे 5 गुणते 5 है ना। यहाँ पर इसके भी 3 गुणनखंड है, इसके भी 3 गुणनखंड है। अब यहाँ पर 1 2 और 1 5 को साथ में ले लेंगे। यहाँ पर ये 1000 है, 1 2 और 1 5 को लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 और 5 को ले लेंगे तो यहाँ पर भी 10 मिलेगा। इस प्रकार से 10 के कुल 3 गुणनखंड मिले। अब इसको 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 पर आप 3 घात करके इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पर कोई भी संख्या आपको दे देगा, यदि उसको 3 बराबर गुणनखंडों के रूप में उसे आप लिख पाए, है ना, 3 गुणनखंडों के रूप में लिख पाए तो उसे यदि 3 घात मतलब इस पर यहाँ पे 3 गुणनखंड आपको मिलेंगे बराबर, तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा वो पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 के 3 गुणनखंड मिल जा रहे थे, तो यहाँ पर 10 पर हमने 3 घात लिख दिया। तो यहाँ पर 1000 जो संख्या है ये एक पूर्ण घन संख्या है, और वो किसका है, यहाँ पे 10 का है। ठीक है, 10 का यदि हम लोग 10 का घन कर देंगे तो यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। साथ साथ यदि जो भी आपको पूर्ण घन संख्या रहता है ना उसका घनमूल ज्ञात हो जाएगा। 1000 का यदि आप घनमूल ज्ञात करते हैं तो 10 प्राप्त होता है ना। और यहाँ पे जैसे 128 है, इसका घनमूल प्राप्त आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, इसको हम लोग लिख भी देते हैं। अतः 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये एक पूर्ण घन संख्या बना, क्योंकि यहाँ पर इस संख्या को हम लोग किसी संख्या पर घात 3 करके हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग चौथे पे। चौथे में देख लेते हैं, संख्या आपको दे देगा 100 दे देगा, तो यहाँ पर ये नहीं बनेगा। यहाँ पर ये 100 है, 100 के यदि हम लोग गुणनखंडों को बात करें तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पे 2 के 2 गुणनखंड मिलेंगे, 5 के 2। यहाँ पे 100, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग दे देंगे तो 5 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पे 100 के गुणनखंड आपको मिले 2 गुणते 2 और यहाँ पे 5 गुणते 5। तो यहाँ पर जो संख्या 2 है इसके गुणनखंडों की संख्या आप देख रहे हैं कि 3 3 नहीं है, ना ही यहाँ पे 2 का है ना ही यहाँ पर 5 के। यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे जितने भी गुणनखंड रहे सब 3 3 गुणनखंड रहेगा, तभी जो दी गई संख्या रहेगा वो पूर्ण घन संख्या बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 दे दिया गया और यहाँ पर भी 2 दिया गया, तो यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। यहाँ पे जो भी गुणनखंड है वो 3 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पे 5 के कुल 2 ही गुणनखंड है, यहाँ पर 2 के भी 2 ही गुणनखंड है। तो हम लोग लिख देते हैं, अतः यहाँ पे 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है। चलिए ये हो गया। आ जाते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वें में आपको संख्या दे देगा ना, दिया हुआ है 4 6 6 5 6। लिख देते हैं 4 6 6 5 6। ठीक है, यही दे देगा 4 6 6 5 6 6। ठीक है, यही संख्या दिया गया। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 4 6 6 5 6, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000 46,656 है संख्या 2 से विभाजित है, क्योंकि इकाई स्थान जब भी 2 4 6 8 रहता है तो वो संख्या 2 से विभाजित रहता है। ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में 4 घटा देंगे 1 बचेगा, और 1 और 6 16, 2 8 16। अभी ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 3 13। यहाँ पे 2 6 12। ठीक है, 13 में से 12 घटा देंगे 1 और 2 12, 2 6 12, 2 चौका 8। अब ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 5 10 हो जाएगा, है ना। 11 में से 10 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना 4। अभी संख्या 2 से विभाजित है। 2 से भाग देते हैं, 2 दूना 4, 5 में 4 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 8 18, 2 9 18। यहाँ पे 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 6 12। अब ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 9 में से 8 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 5 10, 11 में से 10 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16। अब ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 7 14 और फिर 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 8 18, 2 9 18। अब ये संख्या 3 से विभाजित है ना, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहे हैं, अंकों को जोड़ने पर यदि अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो जो भी संख्या रहेगा वो 3 से विभाजित रहेगा। यहाँ पे 7 2 9 हो जा रहा है, यहाँ पर 9 9 9 18 हो रहा है। ये संख्या 3 से विभाजित है। 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं। 3 से भाग देंगे 3 दूना 6, 7 में से 6 घटा देंगे 1 और 2 12, यहाँ पे 3 चौका 12। ठीक है, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9। अभी ये संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे 3 8 24 और 3 एकम 3। अभी संख्या 3 से विभाजित है।
यहाँ पे 3 दूना 6, 8 में से 6 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और 1 21, 3 7 21। अभी संख्या 3 से विभाजित है, 3 9 27, ठीक है, 3 9 27 हो गया। अभी संख्या 3 से विभाजित है, 3 3 9, और फिर लास्ट में एक बार जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इतना पर ये समाप्त हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर मतलब 2 के गुणनखंड हम लोग देखते हैं कितना मिला आपको। यहाँ पे 3 गुणनखंड, यहाँ पर भी 3 गुणनखंड, ठीक है, इतना ही मिला। और 3 के देख लेते हैं, 3 गुणनखंड, यहाँ पे 3 गुणनखंड, यहाँ पर जितने भी गुणनखंड है सभी गुणनखंडों को हम लोग 3 3 गुणनखंडों को साथ में करके ले रहे हैं ना। इस 3 गुणनखंड को यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम लोग 3 3 गुणनखंडों को साथ में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो संख्या है एक पूर्ण घन संख्या बनेगा, है ना। यहाँ पर साथ साथ इसको हम लोग नोट भी कर देते हैं। 2 गुणते 2 गुणते 2, 3 हो गया, 2 गुणते, इस प्रकार से 3 गुणनखंड, है ना। यहाँ पर ये हो गया, और फिर हम लोग 3 को लिखते हैं, 3 गुणते 3 गुणते 3, यहाँ पे 3 गुणते 3 गुणते 3, ठीक है। इन सबको हमने लिख दिया। यदि हमें बताना है कि किस संख्या का यहाँ पूर्ण घन है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 4 6 6 5 6। तो यहाँ पर जितने भी आपको गुणनखंड मिला हुआ है सभी गुणनखंडों में से एक एक संख्या लेकर आप गुणा करिए, है ना, तभी आप उसका घन ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से भी 2, और यहाँ से 3, और यहाँ से 3, है ना। 3 3 गुणनखंड की जितनी भी संख्या है ना, 3 3 गुणनखंड की जितनी भी संख्याएं रहेंगी उन सब में से एक एक गुणनखंड को लेकर आप गुणा करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर यह किस संख्या का पूर्ण घन है ना। यहाँ पर यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9। यहाँ पे 9 में जब आप 4 का गुणा कर देंगे, 9 चौका 36, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 36 गुणते, फिर यहाँ पे 1 2 ले लेंगे, यहाँ पर 2 2 दूना 4 और 3 3 9, है ना, 9 चौका 36। इस प्रकार से 36 के आपको 3 गुणनखंड मिलेंगे। यहाँ पे 4 6 6 5 6, और यहाँ पर 36 पर आपको कुल 3 घात मिला। तो यहाँ पर ये जो संख्या लिखा गया है, यहाँ पे यह 36 का घन करने पर संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखा गया है यह पूर्ण घन संख्या है, हम लोग लिख देते हैं। अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रश्न आपको दे दिया गया था ना, इसमें सिंपल आपको बता देना था कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें से पूर्ण घन संख्या नहीं है ना। तो यहाँ पर ये तो पूर्ण घन संख्या बना, यहाँ पे पूर्ण घन संख्या जो था उसको हमने लिख दिया है, और जो नहीं था उसके लिए हमने लिख दिया नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूर्ण घन संख्या आपको यह प्राप्त एक नहीं हुआ, यह तो पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर यह वाला आपको प्राप्त नहीं, यहाँ पर आपको एक चौथा मिला था जो कि पूर्ण घन संख्या नहीं था, 100, है ना। और यहाँ पर तो 1000 तो था, ये तो था, और यहाँ पे 128 यह जो था एक पूर्ण घन संख्या नहीं था, तो एक ही इसको नोट करना था आपको। और यहाँ पर यह पूर्ण घन संख्या था, ठीक है, तो इसको हमने नोट कर दिया। बाकी हमने इस प्रकार से आपको हल करके दिखाया, जो संख्या पूर्ण घन था उसे हमने पूर्ण घन लिख दिया, और जो संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं था उसको हमने नहीं लिख दिया, है ना। तो इसमें आपको सिंपल कौन कौन सा मिला था, यहाँ पर आपको सेकेंड वाला, और यहाँ पे चौथा वाला, यह दोनों संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं थी। बाकी यहाँ पर यह वाली और यह वाली, यह तीनों संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल आपको हल करके भी दिखाया, जो भी संख्या पूर्ण घन था उसके लिए हमने लिख दिया पूर्ण घन है, और जो नहीं था उसके लिए हमने लिख दिया वो संख्या पूर्ण घन नहीं था। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया ना कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दे दिया गया गुणा करने पर, तो हम लोग क्या कर देंगे ना, सिंपल यहाँ पर गुणा करना है आपको, गुणा करके पूर्ण घन बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पे जिन भी अंकों का, मतलब जो भी अभाज्य संख्याओं का यदि मतलब 3 3 आप गुणनखंड मिला, 3 गुणनखंड मिला तो ठीक है। यदि नहीं मिलेगा, जिसका नहीं मिलेगा उसके लिए हम लोग सिंपल गुणा कर देंगे, और गुणा करके हम लोग जो भी गुणनखंड, जो भी अभाज्य संख्या रहेगा उसको हम लोग 3 करने का प्रयास करेंगे, है ना, 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग 243 को नोट करते हैं, और इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 243 है, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, लेकिन यह संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे जब जोड़ देंगे ना, 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9, इस सभी अंकों का योग 3 मतलब 9 आपको प्राप्त होगा, जो कि 3 से विभाजित है। तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 3 8 24, 3 1 3, फिर संख्या 3 से विभाजित है। 3 दूना 6, 8 में से 6 घटा देंगे, 2 बचेगा, 2 और 21, 3 7 21, फिर संख्या 3 से विभाजित है। 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 1 3। यहाँ पर हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 3 गुणनखंड है, यह 2 गुणनखंड है। 3 गुणते 3 गुणते, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 गुणते 3। तो यहाँ पे 3 के गुणनखंडों की संख्या तो 3 तो है, लेकिन यहीं पर नहीं है ना, यहाँ पर कुल 2 ही गुणनखंड है। यदि इस संख्या को हम लोग को यदि पूर्ण घन संख्या बनाना है, पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए यहाँ पे जितने भी गुणनखंड रहे वो यहाँ पे 3 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं, तो यहाँ पर इस संख्या में हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपल 3 से गुणा करना पड़ेगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे संख्या
243 में 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको दे देगा सिंपल आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ पे जिन भी गुणनखंडों की संख्या 3 मिल जा रहा है, ठीक है, और जिसका नहीं मिला है सिंपल उसको आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा हम लोग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 के गुणनखंडों की संख्या 2 तो था लेकिन एक नहीं था, है ना। एक यदि रहता तो यहाँ पर ये जो संख्या रहता वो पूर्ण घन बन जाता। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल 3 से गुणा कर दिया। 3 से हम लोग यहाँ पे साथ साथ हम लोग ज्ञात करके भी दिखा देते हैं कि कौन सी संख्या आपको मिलेगा। यहाँ पे 243 है। जब 243 में यहाँ पे 3 से आप गुणा कर देंगे ना तो आपको संख्या मिलेगा 3 तिहाई और 3 तिहाई 9 आपको मिलेगा। ठीक है, और 3 चौको 12 को 2 हासिल 1 बना। ठीक है, और यहाँ पे 3 दूना 6 1 हासिल 7, यही आपको संख्या प्राप्त हो जाएगा 729। यहाँ पर जो संख्या है ये एक पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर जो 729 है एक पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर इसमें एक और गुणनखंड 3 बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे जो 3 के गुणनखंडों की संख्या है यह 3 है। ठीक है, एक बार लिखकर हम आपको दिखा देते हैं ना, बाकी यहाँ पर आपको हल हो गया। जो भी संख्या था इसमें सिंपल 3 से गुणा करना है ना, यही हमें बताना था। देखिए 729 का यदि हम लोग गुणनखंड कर देंगे ना तो यहाँ पे 243 का तो गुणनखंड हमने लिखा ही हुआ है ना, 3 गुणते यहाँ पे 3 यहाँ तक है और यहाँ पे 3 के 2 गुणनखंड और हैं। ठीक है, और इसमें आपने 3 से गुणा किया हुआ है सिंपल। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर इसको आप लिख देंगे इस प्रकार से। यहाँ से आप एक 3 ले लीजिए, यहाँ से 3 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर 9 हो गया, फिर यहाँ पर 3 और 3 को ले लीजिए, 3 तिहाई 9। यहाँ पे 9 के 3 गुणनखंड मिले 729 बराबर, यहाँ पर 9 पर कुल कितने घात हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये संख्या जो आपको प्राप्त हो रहा है ये एक पूर्ण घन संख्या है। और किसका है, यहाँ पे 9 का आप घन कर देंगे, 9 का 3 बार आप गुणा कर देंगे तो ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हमने ज्ञात किया जो भी संख्या था 243 यही संख्या दे दिया था। सिंपल हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, जिसके गुणनखंडों की संख्या 3 नहीं मिलेगा उसका हम लोग सिंपल गुणा करके प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस संख्या में 3 से गुणा करना था। चलिए आते हैं सेकंड वाले प्रश्न में। यहाँ पे दे दिया गया है 256, यहाँ पे लिख देते हैं 256 है, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 256 है, यहाँ पे संख्या 2 से भाई थे, 2 कम 2 2 दूना 4, 5 में से 4 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16। अब ये संख्या 2 से भाई थे, है ना। अभी ये 2 से भाई थे, 2 6 का 12, 2 चौका 8। अभी ये संख्या 2 से भाई थे, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। अब ये संख्या 2 से भाई थे, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 3 6 और यहाँ पर 2 ही गुणनखंड आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सभी गुणनखंडों को। इसको यहाँ पे 2 गुणते 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे इतना, और यहाँ पे 2 गुणनखंड और है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 3 कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर भी 2 के 3 गुणनखंड है, यहाँ पर भी 2 के 3 गुणनखंड है, यहाँ पर 2 के केवल 2 ही गुणनखंड है। यदि 3 गुणनखंड रहते हैं तो जो संख्या रहता है वो एक पूर्ण घन संख्या बन जाता, तो यहाँ पर नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पर आपको इस संख्या में क्या कर देना है, सिंपल 2 से गुणा कर देना है, ताकि यहाँ पर भी 2 के गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं संख्या जो आपको प्रश्न में देगा 256 में 2 से गुणा करने, संख्या 256 में 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा या जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं और हम दिखा देते हैं कौन सी संख्या आपको प्राप्त होगा। 256 है, इसमें जब आप 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 छक्का 12। ठीक है, 2 छक्का 12 को 2 हासिल 1 लगा, 2 5 10 1 11, 11 को 1 हासिल 1 लगा। यहाँ पे 2 दूना 4 1 5, यहाँ पर आपको 512 प्राप्त हुआ। यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। यदि बताना रहेगा कि किस संख्या का यहाँ पर घन करने पर यह संख्या आपको मिलेगा, तो यहाँ से 1 2 ले लीजिए, यहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ पर भी आपने 512 में यहाँ पर एक और 2 का गुणनखंड रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी 3 गुणनखंड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2, है ना। 2 दूना 4 दूना 8, 8 का यहाँ पर घन करने पर आपको यह संख्या प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो संख्या है पूर्ण घन संख्या है। इस संख्या यहाँ पे 256 में आपको कितना से गुणा करना पड़ा, पूर्ण घन बनाने के लिए आपको 2 से गुणा करना पड़ा। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको संख्या दे दिया गया है 72, यहाँ पे लिख देते हैं 72। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे संख्या 2 से भाई थे, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटा देंगे 1 और 2 12, 2 6 का 12,
फिर 2 से भाग थे, यहाँ पे 2 एक कम 2, यहाँ पर घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16। अब ये संख्या ये 8 है, 2 से भाग थे, 2 9 18। अब ये संख्या 3 से भाग थे, 3 3 9, 3 एक कम 3। तो यहाँ पर 2 के गुणनखंडों की संख्या 3 है, यहाँ पे 2 गुणते 2 गुणते 2, इतना तो है, लेकिन यहाँ पर इसी का नहीं है। यहाँ पे जो 3 के गुणनखंड है इनकी संख्या केवल 2 है। तो यदि हम लोग सिंपल यहाँ पे 72 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 3 के गुणनखंडों की भी संख्या 3 हो जाएगा, तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। हम लोग लिख देते हैं संख्या 72 में 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गुणा करके भी दिखाते हैं आपको। 72 है, 72 में यदि आप 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 7 21, आपको यही संख्या प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पर एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे एक किसका बनता, तो यहाँ पर भी एक गुणनखंड, मतलब 216 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 3 को, यहाँ पर बस इतने तो गुणनखंड रहता है, सिंपल एक गुणनखंड और यहाँ पे 3 बढ़ जाता है ना, तो यहाँ से 2 ले लेते हैं, यहाँ से 3 3 दूना 6 का यहाँ पे यह पूर्ण घन है। ठीक है, 6 का आप 3 बार गुणा कर देंगे 216 मिलेगा, है ना। बाकी यहाँ पर आपको दिखाते हैं ना, देखिए यहाँ पर 6 का घन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 216। यहाँ पर ये जितनी संख्या लिखी गई यह पूर्ण घन संख्या है। किसी संख्या के 3 बार गुणा करने पर वो संख्या आपको प्राप्त हो रहा है ना, किसी संख्या के 3 गुणनखंडों गुणा करने पर यह संख्याएं प्राप्त हो रही, तो ये सभी पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पर थर्ड हल हो गया ना। चौथे प्रश्न में आपको संख्या दिया गया 675, इसको नोट करते हैं। दिया हुआ है 675, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर 7 5 12। ठीक है, और यहाँ पर 6, ये संख्या 3 से भाग थे, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 3 दूना 6, यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 में 6 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 15, 2 2 4 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा। अभी ये संख्या 3 से भाग थे, यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, 22 में से 21 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 5 15, 3 5 15, 7 5 12 भी संख्या 3 से भाग थे। यहाँ पे 3 दूना 6, 1 और 5 15। ठीक है, 3 5 15। अब ये संख्या 3 से भाग थे, नहीं, अब ये संख्या डायरेक्ट 5 से भाग थे, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे सभी गुणनखंडों को हम लोग लिख देते हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 3 गुणते 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 5 गुणते 5 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या 3 है, 3 के गुणनखंडों की संख्या 3 है, तो यहाँ पर भी 5 की भी, यदि इसे पूर्ण घन संख्या में बनाना है तो यहाँ पे इसके भी 5 के भी गुणनखंडों की संख्या 3 होना चाहिए। तो इसमें केवल आपको क्या कर देना है, 5 से गुणा कर देना है। हम लोग लिख देते हैं 675 में 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यही है संख्या 675 में यदि हम लोग 5 से गुणा कर देंगे ना, संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। और किसका बनेगा हम लोग यहाँ पर ज्ञात करके भी दिखा देते हैं। 675 है, यदि इसमें आप सिंपल 675 इसमें आप 5 से गुणा कर देंगे ना, 5 5 25 को 5 हो जाएगा, हासिल 2 बनेगा, 5 7 35, 36 37, 37 को 7, हासिल आपको 3 बना। ठीक है, यहाँ पे 5 6 का 30 और 3 में, मतलब 5 6 का 30 और उसमें जब 3 आप जोड़ देंगे तो आपको 33 मिल जाएगा। ठीक है, यही आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो गया। और ये किसका मिलता है, 5 3 15, ये 15 का पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर बेर दिखा भी देते हैं, है ना। जब आप 15 का घन कर देंगे तो यहीं आपको संख्या प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर ये 3375 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, चौथा हल हो गया। 5वें में आपको दे दिया गया संख्या 100 दे दिया गया, 100 को नोट करते हैं। और इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे यह संख्या 2 से भाग थे, 50 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे यह 25 हो जाएगा। फिर यह संख्या 5 से भाग थे, 5 5 25, 5 एकम 5। यहाँ पर जब इसका हमने गुणनखंड कर दिया ना, 2 गुणते 2 मिला, 5 गुणते 5 मिला। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं जो 2 है, 2 के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 है ना, हमें 3 चाहिए, है ना, पूर्ण घन बनाने के लिए इसको। यहाँ पर एक हमें 2 चाहिए, और साथ साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 के भी गुणनखंडों की संख्या केवल 2 ही है। यहाँ पर भी 5 के भी गुणनखंडों की संख्या हमें 3 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 है तो एक और हम लोग ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक 2 भी चाहिए और एक 5 चाहिए,
तो यहाँ पे 2 में 5 का गुणा कर देंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा ना। सिंपल इस संख्या में आपको 100 में यदि हम लोग क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे तो जो कि आपको 1000 प्राप्त हो जाएगा। तो 1000 जो रहेगा वो एक पूर्ण घन संख्या रहेगा। हम लोग लिख देते हैं संख्या 100 में 10 से या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर चाहे तो आप इसको इस प्रकार से करके लिख दीजिएगा 2 गुणते 5 है ना। एक यहाँ पर 2 को बैलेंस करने के लिए, एक यहाँ पर 5 को बैलेंस करने के लिए, यही हो जाएगा। जब 10 में 10 बराबर क्या होता है 2 गुणते 5 ही होता है। 100 में 10 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन रहेगा बन जाएगी। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं जाएगी। चलिए, और कौन सी संख्या आपको मिलेगा यहाँ पर, यदि आप 100 में यदि आप 10 से गुणा कर देंगे, 10 से ही गुणा करना है, जब आप 10 से गुणा कर देंगे तो आपको संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा 1000 प्राप्त हो जाएगा, जो कि होता है 10 का घन होता है ना। तो यहाँ पर सिंपल 100 में आपको किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। 10 से यदि आप 100 में गुणा कर देंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगा। प्रश्न 3 दे दिए गए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसके गुणनखंडों की संख्या आपको 3 मिला तो ठीक है, और नहीं मिलागा तो हम लोग क्या कर देंगे संख्या को पूर्ण घन बनाने के लिए, और जिसका यहाँ पे जिन गुणनखंडों की संख्या 3 नहीं रहेगा उसको हम लोग भाग देकर हटा देंगे, ठीक है, हम लोग भाग देना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग संख्या 81 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ पे संख्या 3 से विभाजित है, 2 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। 8 में से 6 घटा देंगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 और 21 हो गया, 3 7 21। अब ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 9 27, ये 3 है। अभी ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 3 9, 3 एकम 3। तो आपको कुल इतने अभाज्य गुणनखंड मिले 81 के। लिख देते हैं 3 गुणते 3 गुणते यहाँ पे 3 और गुणते यहाँ पर 3 है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 के कुल 3 गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर ये एक अधिक है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यदि 81 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे ना तो यहाँ पर ये गुणनखंड हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संख्या रहेगा एक पूर्ण घन संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। केवल हम लोग 3 से भाग दे देंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। आप चाहे तो पूरा इतना से भी भाग दे सकते हैं ना, भाग देने को तो इतना से भी दे सकते हैं, आपको सिंपल एक प्राप्त हो जाता है, जो कि एक आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाता है ना। पूरा 81 से इसमें आप भाग दे देते हैं, लेकिन हम लोग 81 से नहीं देंगे, कम से कम हम लोग कितना से भाग दे देंगे कि यहाँ पर ये संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कम से कम हम लोग केवल 3 से भी भाग दे देंगे ना, क्योंकि यही गुणनखंड अधिक है ना। तो इस गुणनखंड को हम लोग हटा देते हैं 3 से भाग देकर। यहाँ पे लिख देते हैं संख्या 81 में 3 से भाग देने पर जो भी गुणनखंड अधिक रहेगा, जो भी गुणनखंडों की संख्या 3 रहेगा तो उसको हम लोग लेंगे, और बाकी जो भी अधिक रहेगा उसको हम लोग भाग देकर हटा देंगे। यहाँ पे संख्या 81 में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 3 से भाग दे देते हैं। 81 में जब हम लोग भाग दे देंगे 3 से तो यहाँ पे आपको यहीं 87 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 दूना 6, 3 7 21, आपको यहीं 27 प्राप्त हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पर 27 आपको प्राप्त हुआ। जब 81 में आपने 3 से भाग दे दिया 27 मिला, जो कि यहाँ पर यह 3 का पूर्ण घन होता है, मतलब 3 का जब आप घन कर देंगे तो यहाँ यहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके गुणनखंडों में 27 के गुणनखंडों में आपको 3 गुणते 3 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो 3 का घन करने पर यह संख्या प्राप्त होगा। ये जो संख्या लिखा गया है यह 27, ये एक पूर्ण घन संख्या होता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न पे। यहाँ पर जो 81 संख्या था इसमें हमने लिख दिया कि 3 से भाग देना पड़ेगा यदि आप पूर्ण घन बनाना चाहते हैं तो। और जब यहाँ पे आप 81 में 3 से भाग दे देंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा उसको भी हमने बता दिया, ये एक पूर्ण घन संख्या है जो कि 27 है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न पे। यहाँ पे दे दिया गया 128, यहाँ पे लिख देते हैं 128। इसका पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यह संख्या 2 से विभाजित है, 2 6 12, 2 चौका 8, संख्या 2 से विभाजित है। 2 3 6, 2 दूना 4, संख्या 2 से विभाजित है। यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा। जब 2 से भाग देंगे तो 8 है 16, संख्या 2 से विभाजित है। 2 चौका 8, फिर ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 दूना 4, फिर संख्या 2 से विभाजित है। 2 एकम 2। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 गुणनखंड यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ और 3 गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यही गुणनखंड एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग भाग देकर हटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 2 है, 2 गुणते 2, यहाँ पर 3 गुणनखंड, यहाँ पर भी 3 गुणनखंड,
और यही गुणनखंड 1 2 यही एक्स्ट्रा है, हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, इससे भाग दे देंगे, संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। यदि आप लोग इतना से भी भाग दे देते तो यहाँ पर संख्या पूर्ण घन बन जाता, लेकिन यहाँ पर वो कम से कम नहीं रहता है ना, कम से कम हम लोग भाग देना है, तो केवल हम लोग केवल 2 से भी भाग दे देंगे तो यहाँ पे संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, जो कि 2 दूना 4, ये 4 का पूर्ण घन बनेगा, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं संख्या 128 में 2 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 128 में जब आप 2 से भाग देंगे कौन सी संख्या आपको प्राप्त होगा, आपको यही संख्या प्राप्त होगा 64 में। 128 में 2 से भाग देंगे, 2 6 का 12, 2 चौका 8, आपको यही प्राप्त हो जाएगा 64। ये एक पूर्ण घन संख्या है। सेकेंड वाला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं थर्ड पे, आपको दे देगा 135। 135 को हल करते हैं। 135 हमने लिख दिया। पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप कर देंगे तो आपको सिंपल पता चल जाएगा किस संख्या से आपको भाग देना है ना। 135 ये संख्या यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 3 2 4, यहाँ पे संख्या ना ही 2 से विभाजित है ना ही 3 से, यह संख्या डायरेक्ट 5 से ही विभाजित है। तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 5 1 6 था, यहाँ पे 6 3 9, ये संख्या 3 से विभाजित है। चलिए फिलहाल में हम लोग 5 से भाग दे लेते हैं, फिर 3 से हम लोग दे लेंगे। यहाँ पे 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पे 13 में से 10 घटा देंगे 3 बचेगा, 3 और 5 35, 5 7 35 हो गया। अब ये संख्या अब 3 से ही विभाजित है, 3 9 27 और 3 3 9, 3 एकम 3। चलिए इतने यहाँ पर गुणनखंड मिल रहे हैं। चलिए पहले हम लोग इसको ही लिख देते हैं। यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ 3 गुणते 3 गुणते 3 और यहीं 5 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। इसके भी गुणनखंडों की संख्या या तो 3 रहे, 3 गुणनखंड होने चाहिए, यहाँ पर केवल 1 है, इसको हम लोग भाग देकर हटा देंगे तो यहाँ पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। यह संख्या आपको पूर्ण घन बन जाएगा, जो कि आपका 3 का घन प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे 5 से भाग दे लेते हैं, लिख देते हैं संख्या 135 में 5 यही एक्स्ट्रा है, 5 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जब 135 में यहाँ भाग दे देंगे ना 5 से, तो आपको यहीं 27 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 5 दूना 10 घटा देंगे, 13 में से 10 घटा देंगे, 3 बचेगा, 3 और 5 35, 5 7 35, ठीक है। आपको यहीं 27 प्राप्त होगा, जो कि आपको 3 का घन प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। तो 135 को आप पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए आपको सिंपल इसमें 5 से भाग देना है ना। ये हमने हल कर दिया। आ जाते हैं चौथे पे। चौथे प्रश्न में आपको संख्या दे दी गया है 192, इसको नोट करते हैं। 192 है। चलिए इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 से हम लोग भाग देंगे, 2 8 है, 2 9 18, ठीक है, 9 बार भाग चला जाएगा। 19 में से 18 घटा देंगे, 1 और 2 12, 2 6 का 12, अभी संख्या 2 से विभाजित है। यहाँ पे 2 चौका 8, ठीक है, 2 चौका 8, 9 में से 8 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 6 16, 2 8 16, अभी संख्या 2 से विभाजित है। 2 दूना 4, 2 चौका 8, अभी संख्या 2 से विभाजित है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, अभी संख्या 2 से विभाजित है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 6 का 12, अब संख्या 2 से विभाजित है। 2 3 6, अभी संख्या अब 3 से विभाजित है, ये 3 से, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 3 गुणनखंडों को साथ में ले लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे 2 गुणते मतलब यहाँ पे 3 गुणनखंड साथ में हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 गुणनखंड साथ में हो जाएगा, यहीं 3 एक्स्ट्रा है ना, तो इसी से हम लोग को इसको भाग देना पड़ेगा। 192 में लिख देते हैं 2 गुणते 2, और यहाँ पर भी था 2 3 गुणनखंड, 2 गुणते 2, यहाँ पर ये 3 गुणनखंड और यहाँ पर ये 3 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो सिंपल हम लोग इससे भाग दे देंगे, 192 में 3 से भाग दे देंगे तो संख्या यहाँ पे 2 दूना 4, 4 का पूर्ण घन बन जाएगा, है ना। 4 चौको 16 चौको 64, मतलब 64 ही प्राप्त होगा इसमें भाग देने पर आपको। चलिए हम लोग लिख देते हैं संख्या 192 में 3 से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। 192 में हम लोग भाग दे लेते हैं 3 से, यहाँ पे 3 6 18, 6 बार तो भाग चला जाएगा, 3 6 18 हो गया, 19 में से 18 घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 और 2 12, है ना। तो 3 चौका 12, यहाँ पर आपको 64 ही प्राप्त हुआ।
जो यहाँ पर आपको ये एक पूर्ण घन संख्या है, यहाँ पर ये जो 64 होता है एक पूर्ण घन संख्या है। जब 4 का आप 3 बार गुणा कर देंगे ना, यहाँ पर आपने सिंपल आपको भाग देकर हटा दिया, यहाँ पे 2 एक यहाँ पर से ले लीजिए, एक यहाँ से, 2 दूना 4, 4 का इस प्रकार से 3 गुणनखंड आपको मिलेगा, 4 चौको 16 चौको 64। तो 4 का जब आप घन कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 64, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 5वें प्रश्न पे। इसमें आपको 5वीं संख्या दे देगा है ना, यहाँ पर 704 दे देगा। इसको नोट करते हैं, हल करते हैं। 704 देखते हैं इसमें किस संख्या से हम लोग को भाग देना पड़ेगा। ये संख्या तो 2 से विभाजित है, हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 7 में 6 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 0, 10 हो गया, 2 5 10, 2 दूना 4। अभी ये संख्या 2 से विभाजित है, 2 1 कम 2। यहाँ पर जब आप 3 में से 2 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 5 15, 2 7 14 हो गया। ठीक है, 15 में से 14 घटा देंगे 1 बचेगा, 1 और 2 12, 2 6 का 12। अभी संख्या 2 से विभाजित है। यहाँ पे 2 8 है 16। ठीक है, 2 8 है, 8 बार भाग चला जाएगा। 17 में से 16 घटा देंगे, 1 और 6 16, 2 8 16। अभी संख्या 2 से विभाजित है ना, 44 हो गया। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 22 हो जाएगा। जब इसमें 2 से भाग दे देंगे 11 हो जाएगा। अब ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 कम 11। तो यहाँ पर 3 के मतलब 2 के 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, यहाँ पर भी 3 गुणनखंड मिल रहे हैं, ये 11 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसी से हम लोग को भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, यहाँ पे इतना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 11। ठीक है, ये 11 ही एक्स्ट्रा है। हम लोग सिंपल इस संख्या में 704 में हम लोग को 11 से भाग देना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पर भी आपको 2 दूना 4 64 ही प्राप्त होगा। फिलहाल में हम लोग लिखते हैं संख्या 704 में 11 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 11 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 704 है, जब इसमें आप भाग दे देंगे ना 11 से, तो 11 छक्का 66, 6 बार तो भाग चला जाएगा। जब 70 में से आप 66 घटा देंगे ना तो आपको 4 मिलेगा। ठीक है, 4 और 4 44, 11 चौक 44। तो यहाँ पर आपको ये संख्या 64 मिला। ठीक है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न 3 में जो भी संख्याएं आपको दे दिया गया था, इन संख्याओं को हमने नोट किया और साथ साथ गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद हम लोग को जिन भी गुणनखंडों की संख्या 3 हमें नहीं प्राप्त हो रहा था, जिन अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 3 नहीं प्राप्त हो रहा था, उसको हमने सिंपल भाग देकर हटा लिया। और जो भी भाग देकर हमने संख्याओं को ज्ञात करके भी आप दिखाया कि कौन कौन सी संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है ना। चलिए, हल हो गया तीसरा प्रश्न। आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न दे दिया गया है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? जाहिर सी बात है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि बराबर नहीं रहता है ना, यहाँ पे इसमें से यदि कोई भी एक भुजा भी बराबर नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक आपको घना प्राप्त होगा है ना। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है उसका आयतन ये होना चाहिए, जो भी घनाभ है ना उसका आयतन ये दे दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर घनाभ का ये आयतन है। प्रश्न में आपको एक घनाभ के बारे में दे दिया गया है कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है। ठीक है, यहाँ पर घनाभ के बारे में दे दिया गया है और आपको बता रहा है कि आपको ऐसी और कितनी आकृतियों का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, ऐसे और कितने घनाभ चाहिए जिससे आप एक घन संख्या मतलब घन आकृति बना पाए है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर रहे है ना। तो चलिए इसका हम लोग आयतन लिख देते हैं। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दे देगा यही 5 गुणते 2 गुणते आपको 5 यही दे देगा। और मात्रक लिखना रहेगा तो सेंटीमीटर 3 घात रहेगा, सेंटीमीटर का घन हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस आयतन का हम लोग कितने घनाभों का आवश्यकता होगा जिससे हम लोग एक घन की आकृति बना पाएँ। तो देखिए यहाँ पर आप सिंपल इनके गुणनखंडों को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर 2 के केवल एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर आपको कोई भी घन बनाना रहता है ना तो हमें पता है कि कुल 3 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुणनखंड मतलब एक गुणनखंड है तो 2 गुणनखंड हम लोग को और चाहिए है ना, 2 गुणनखंड और चाहिए। और यहाँ पर 5 के केवल 2 गुणनखंड है तो हमें 5 का एक और गुणनखंड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 के 2 गुणनखंड है तो एक गुणनखंड हमें और चाहिए और यहाँ पे 2 का केवल एक ही गुणनखंड है तो हम लोग को मतलब यहाँ पे 2 गुणनखंड और चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुना 10 10 गुना 20, यहाँ पे घनाभ का आयतन हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे 5 गुणते 2 गुणते 5 है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ऐसे हम लोग कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगा जिससे हम लोग एक घन की आकृति बना पाएंगे? तो ऐसे हम लोग को 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगा जिससे हम लोग एक घन की आकृति हम लोग बना पाएंगे। लिखते हैं यहाँ पे उपरोक्त गुणनखंडों
उपरोक्त गुणनखंडों में 5 केवल 2 बार, लिख देते हैं 2 बार, तथा 2 केवल 1 बार है, केवल 1 बार है, इसलिए हमें पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर 5 को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, 5 के कुल 3 गुणनखंड होने चाहिए, तो यहाँ पर एक हो जाएगा 5 और गुणते 5, और यहाँ पे 2 का केवल एक ही गुणनखंड है, तो यहाँ पर भी इसके भी 2 गुणनखंड और होने चाहिए। यहाँ पे 2 गुणते 2, जो कि यहाँ पर 2 दूना 4, 4 5 20, ठीक है, कि 20 की आवश्यकता होगी। अतः लिख देते हैं, हमें घन बनाने के लिए 20 घनाभों की ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगा। बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सिंपल इसी प्रकार से करना है। जो भी आपको घन आप दे दे, जिससे घन बनाना है, तो आपको क्या कर देना है, पहले उसका आयतन ज्ञात कर लेना है ना। आयतन यहाँ पर यदि अभाज्य संख्याओं के रूप में है, यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के रूप में था तो हमने इसी प्रकार से इसको लिख लिया। लेकिन यदि अभाज्य संख्याओं के रूप में नहीं रहेगा तो आप अभाज्य गुणनखंड कर देंगे सबका, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि जिस भी गुणनखंड, यहाँ पर 3-3 गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पर जो भी यहाँ पर संख्या रहे ना, यहाँ पर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या आपको प्राप्त करना है जो एक पूर्ण घन संख्या रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुणते 2 गुणते 5 था, इसी प्रकार से था। तो यहाँ पर इसको पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर हमें 2 के 2 गुणनखंड और चाहिए था, और 5 के यहाँ पे 2 गुणनखंड थे, 1 गुणनखंड हमें और चाहिए था। इससे हमने यहाँ पर गुणा करके आपको दिखाया ना कि यहाँ पे 5 गुणते 2, यहाँ पर 20। इस आयतन के घनाभों की हम लोग को 20 संख्या चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग 20 घनाभ यदि हमें प्राप्त होता है तो उस घनाभ से एक घन बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने लिख दिया, उपरोक्त गुणनखंड में 5 केवल 2 बार तथा 2 केवल 1 बार है, इसलिए हमें पूर्ण घन बनाने के लिए 5 गुणते 2 बराबर 20 की आवश्यकता होगी। यहाँ पर 20 का आवश्यकता होगा, अतः हमें घन बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। यदि इस आयतन के 20 घनाभ रहेंगे तो हम लोग उससे एक घन बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे 20 घनाभों की आवश्यकता थी, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा भी प्रश्न हल हो गया। तो इस प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न था, चारों प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।